नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके ऊपर डिबेट आजकल बहुत आम बात हो चली है। और वो टॉपिक है, क्या भारत में आपातकाल लगाना संवैधानिक है? क्या भारतीय संविधान हमारी सरकार को ये अथॉरिटी देती है कि वो देश में इमरजेंसी लगा सकती है? और और साथ ही साथ क्या 25 जून, जिसे कि संविधान हत्या दिवस के रूप में अभी अभी सरकार ने अनाउंस किया है, क्या यह सही फैसला है या गलत? इस बारे में आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको ये जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है और किस तरीके से जो 1975 या उससे पहले या उससे बाद में अगर कभी इमरजेंसी लगी तो वो किस बेसिस पर लगाई गई और उसकी संवैधानिक वैधता क्या थी। इस वीडियो का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ये जान सकें कि प्रोविजंस क्या है इमरजेंसी को लेकर के हमारे संविधान में, कितनी तरह की इमरजेंसीज हो सकती हैं, कितनी बार भारत में इमरजेंसी लगाई गई है, और जो अभी अभी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनोनीत किया है, ये सही फैसला है या गलत फैसला है, इस बारे में हम जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं भारतीय संविधान में आपातकाल का क्या प्रावधान है। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में ये जाना था, जिसमें हमने आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि इमरजेंसी प्रोविजंस का जो इंस्पिरेशन है वो हमें 1935 के जो भारतीय एक्ट है, भारत सरकार का अधिनियम है जो 1935 का, उससे और साथ ही साथ जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। और वहीं से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी वर्ड का इस्तेमाल किया है और उससे रिलेटेड प्रोविजंस को शामिल किया है। तो भारतीय संविधान का भाग 18 352 से लेकर के 360 आर्टिकल्स तक इमरजेंसी के प्रोविजंस को डिस्कस किया गया है, उसको स्टेट किया गया है, और जो कि एक भारत में इमरजेंसी लगाने की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को। इमरजेंसी प्रोविजंस, द पर्पस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो है कि अगर किसी भी तरह की देश में इमरजेंसी आ जाए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हमारे देश को किसी बाहरी शक्तियों से खतरा हो, या इकोनॉमिकल हो, किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर हमारे देश में राइज होती है तो उससे निपटने के लिए जो पार्लियामेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ अधिकार दिए हैं कि वो इमरजेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हुए देश की इन इमरजेंसियों से बाहर निकालने की कोशिश कर सकती है। 3 तरह की इमरजेंसीज़ को डिफाइन किया गया है। पहला नेशनल इमरजेंसी, दूसरा स्टेट इमरजेंसी जिसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 तरह की इमरजेंसीज़ हैं जिसका प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 हमारे संविधान का डील करता है नेशनल इमरजेंसी से, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ द डे यानी जो हमारे उस दिन का के जो प्रेसिडेंट होंगे भारत के, वो इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं जब भारत की नेशनल सिक्योरिटी को आंतरिक या बाहरी शक्तियों से किसी भी तरह का कोई खतरा हो, तो नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल, जैसे युद्ध, किसी बाहरी देश ने हमारे देश में हमला कर दिया हो। इंटरनल, जैसे कि आर्म्ड रिवोल्ट, हमारे आपने कई देशों में देखा होगा तख्ता पलट की कोशिशें, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ऐसी सिचुएशन जब अगर कभी अराइज होगी देश में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल 352 के तहत यह शक्तियां हैं कि वो इस विद्रोह को या इस तरह की बाहरी या अंदरूनी शक्तियों को से निपटने के लिए नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा है स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे देश में राज्य सरकारों को सेंट्रल गवर्नमेंट बर्खास्त कर देती है। आर्टिकल 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी से डील करता है, वो ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आर्टिकल 356 इम्पोज करके वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर सकती है। आज तक इस 356 एक बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है, आर्टिकल 356, और इसके बारे में हम चर्चा कभी और एक अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि पिछले 70 सालों में इस आर्टिकल को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, क्या वो इस्तेमाल सही था या गलत, इसके बारे में चर्चा हम और किसी वीडियो में करेंगे। आज हम बस इतना जानते हैं कि आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी से डील करती है, जो कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करती है, प्रेसिडेंट रूल लगाने की इन्हें अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर फुलफिल हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इम्पोज कर सकती है। नेक्स्ट कम्स इज फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। थैंक गॉड आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से किसी भी तरह का कोई भी
इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई गई। हालांकि आर्टिकल 360 में ये प्रोविजंस हैं कि अगर देश में फाइनेंशियल वीकनेस, इकोनॉमिक वीकनेस, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 360 ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नाउ लेट अस लुक एट कि हमारे देश में आपातकाल कब कब लगाया गया और कौन सा लगाया गया। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फाइनेंशियल आपातकाल तो नहीं लगाया गया, लेकिन स्टेट आपातकाल कई बार लगाया गया। अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर सरकारों को बर्खास्त किया गया आर्टिकल 356 की मदद से, और प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर इम्पोज किया गया, और वहाँ की जो स्टेट्स की जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ अभी हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पर इमरजेंसी कब लगी। स्टेट लेवल पर तो कई बार लगी जहाँ पे सरकारों को बर्खास्त किया गया, लेकिन नेशनल लेवल पर आज तक सिर्फ 3 बार ही इमरजेंसी लगाई गई। 1962 में जब चाइना ने भारत पर अटैक किया था, अंडर आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने तब के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के एडवाइस पर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था 1962 में चाइना वॉर के टाइम। और जो रीज़न था, बट ऑब्वियस आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक्सटर्नल थ्रेट था वो रीज़न था जिसकी वजह से ये इमरजेंसी लगाई गई थी। सिमिलरली 1971 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, इंडिया पाक वॉर, उसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी को इन्फोर्स किया गया था उस समय के प्रेसिडेंट वीवी गिरी के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी। 1971 में इंडिया पाक का जो युद्ध हुआ था उस टाइम सेकेंड इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी ड्यू टू एक्सटर्नल थ्रेट। फर्स्ट टाइम इन इंडिया इंटरनल थ्रेट को लेकर के, इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेकर के प्रेसिडेंट फरुखुद्दीन अली अहमद ऑन एडवाइस ऑफ पीएम इंदिरा गांधी 1975 25 जून को इमरजेंसी लगाई गई थी। इंटरनल डिस्टर्बेंस को रीज़न बना करके ये इमरजेंसी लगाई गई थी। तो 3 तरह के 3 समय भारत में इमरजेंसी लगाई गई है, 1962, 1971 एंड 1975। 2 बार एक्सटर्नल थ्रेट की वजह से और 1 बार 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 1975 से 77, जो 21 महीने की इमरजेंसी इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाई थी, वो इमरजेंसी का कि क्यों लगाया गया, उसका जो बेसिक रीज़न था वो था कि पुअर स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसके बाद जो इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन थी, फॉलोड बाय द ड्रॉट, जो सूखा पड़ा था, और जो ऑयल क्राइसिस 1973 में उत्पन्न हुए थे, उसको ध्यान में रखा गया था। पॉलिटिकल स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट जो कि अपोजिशंस कर रही थी, बहुत ही डिस्ट्रेस था लोगों के अंदर और डिसऑर्डर था, लॉ एंड ऑर्डर वाज नॉट अंडर कंट्रोल। इस वजह से सिद्धार्थ शंकर रॉय, जो कि चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने प्रपोज किया था इंटरनल इमरजेंसी टू प्राइम मिनिस्टर कि आप इन सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, सूखा पड़ना, ऑयल क्राइसिस, पब्लिक प्रोटेस्ट, डिसऑर्डर इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर जी ने कहा था, चिट्ठी लिखी थी कि आप इन आंतरिक आपातकाल लगाएं ताकि हम इन सब सिचुएशन से निपट सकें। प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी उसके बाद एडवाइस किया था उन्होंने मिस्टर फरुखुद्दीन अली अहमद, जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, कि आप इमरजेंसी को लगाइए ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द कंट्री बेस्ड ऑन द आर्टिकल 355 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जून 1975। सो इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को आर्टिकल 352 का हवाला देते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस किया था कि आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर भारत में आपातकाल लगाएं, और 25 जून को आपातकाल लगाया गया था भारत में। कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस समझते हैं, देखते हैं, जिससे कि आपको यह पता चले कि क्या असल वजह रही। एक वजह जो कि बताई गई, क्या वजह बताई गई कि देश में इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब थी। वजह बताई गई कि पॉलिटिकल क्राइसिस था। वजह बताई गई कि सूखा पड़ा था और साथ ही साथ ऑयल क्राइसिस था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं थी, जिसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। लेकिन पहले हम ये किसी भी चीज़ के को सच जानने के लिए या उसके पीछे की असल घटना को समझने के लिए हमें कुछ प्रमुख टाइमलाइंस को जानना भी बहुत ज़रूरी है। जनवरी 1966 में फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी थी। 1969 में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, और क्यों हुआ था? क्योंकि इंदिरा गांधी को कांग्रेस ने पार्टी के डिसिप्लिनरी कमेटी के ने एक्शन लेते हुए पार्टी से बाहर निकाला था, जिसके बाद
जो कांग्रेस थी उसमें स्प्लिट हो गया था। 1973 से 1975 में पॉलिटिकल अनरेस्ट था, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे और अपोजिशन लीडर्स जो थे वो इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। 1971 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटी थी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल अपोनेंट राज नारायण जी ने एक कंप्लेंट लॉन्च करी थी अगेंस्ट इंदिरा गांधी ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड, यानी 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी ने कोई फ्रॉड किया है, ऐसा उन्होंने एक कंप्लेंट रजिस्टर की थी 1971 में, जिसका फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को दिया। टाइमलाइंस पे ध्यान दीजिएगा, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि गांधी गिल्टी हैं ओवर द डिस्क्रिपेंसीज इन द इलेक्टोरल कैंपेन, यानी जो 1971 में उनके ऊपर उनके पॉलिटिकल अपोनेंट राज नारायण जी ने जो आरोप लगाया था उसमें इंदिरा गांधी जी को गिल्टी बताया था हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग पास करी थी कि इंदिरा गांधी जी एमपी के प्रिविलेज के लिए अब नहीं ले सकती अब एमपी का प्रिविलेज, यानी सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट एमपी प्रिविलेजेस विल नॉट बी अप्लाइड टू मिसेस गांधी। She is barred from voting but allowed to continue as a prime minister, यानी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट में वोटिंग करने से उनको बाहर रोक दिया गया था, जबकि उन्हें अलाउ किया गया था कि वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में तब फंक्शन कर सकती हैं। टाइमलाइन पे एक बार फिर से गौर कीजिए, टाइमलाइन थी 24 जून 1975 एंड ऑल ऑफ अ सडन विद इन फ्यू आवर्स 25 June 1975, declaration of emergency by President Farquddin Ali Ahmed on the advice of Mrs. Indira Gandhi, यानी हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के एडवाइस पर उस समय के प्रेसिडेंट ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषित कर दी थी। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी खुद ऑल इंडिया रेडियो पे आई थी और उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था और नेशनल इमरजेंसी के बारे में लोगों को अवगत कराया था। तो टाइमलाइंस पे अगर एक बार फिर से गौर करें तो 1971 में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में एक इलेक्टोरल फ्रॉड का एक केस रजिस्टर होता है। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट उन्हें गिल्टी पाता है। 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर होने से ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी मैडम की सारी एमपी के प्रिविलेजेस को विथहोल्ड कर लेती है और उन्हें बार कर देती है वोटिंग से, हाउएवर प्राइम मिनिस्टर बने रहने देती है। और फिर उसके अगले ही दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फरकुद्दीन अली अहमद डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ इंदिरा गांधी। तो टाइमलाइंस के हिसाब से तो कुछ और नज़र आता है, जबकि जो एक्चुअल रीज़न जो दिया गया था इमरजेंसी का वो कुछ और था। अब देखते हैं कि टाइमलाइंस तो कुछ और बता रही हैं, बट इमरजेंसी पीरियड में हुआ क्या। इमरजेंसी पीरियड में जिस वक्त देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी थी, जो पार्लियामेंट थी वो विथहेल्ड कर दी गई थी, इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया गया था और प्रेसिडेंट रूल लग गया था और इंदिरा गांधी वाज एक्टिंग एज ए प्राइम मिनिस्टर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उस समय पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देश के संविधान में किए गए, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 42nd अमेंडमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए भारतीय संविधान के अंदर। एक बार मैं फिर से कहूँगा, बदलाव किए गए क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें लाई गई जो कि पहले प्रेजेंट नहीं थी, या जो चीज़ें थी उन्हें हटा दिया गया। ओके, और वो कब किया गया? जब इमरजेंसी स्टेट में देश था। इट वॉज इनैक्टेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाई मिसेस इंदिरा गांधी। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स जो कि अमेंडमेंट 42nd में किए गए, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं और कई बार इसे द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1976 के नाम से भी जाना जाता है अंडर द वेरियस हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस बुक्स। सो अमेंडमेंट 42 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या है ये अमेंडमेंट 42? क्या हुआ था ऐसा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट टर्म्ड एज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में बहुत सारे बदलाव हुए। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो संविधान अडॉप्ट किया, जो संविधान देश के ऊपर लागू किया गया, उसमें एक प्रोविज़न दिया गया कि समय समय पर
सरकार और पार्लियामेंट उसके अंदर नेसेसरी अमेंडमेंट्स कर सकती है, नेसेसरी सुधार कर सकती है, उस वक्त की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए 42वां संशोधन अधिनियम लाया गया। क्या किया गया इसमें, किन अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया? पहला, अटेम्प्टेड टू रिड्यूस द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अंडरस्टैंड द टाइमलाइंस। देयर वाज अ कोर्ट ऑर्डर, जिसके बाद इमरजेंसी लाई गई, और उसके बाद एक अधिनियम लाया गया 42nd अमेंडमेंट, जिसमें यह कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर्स को कम किया जाए। लेट डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। अभी तक तो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते थे 1975 से पहले, लेकिन सरकार ने इमरजेंसी लगाने के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करना शुरू कर दिया, और कुछ नए टर्म्स को संविधान के प्रियम्बल में जोड़ा गया, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये 3 ऐसे वर्ड्स जो कि पहले हमारे संविधान में नहीं थे, उन्हें जोड़ा गया, उसके प्रियम्बल में लाया गया। तो 42nd अमेंडमेंट जो था वो बेसिकली बहुत सारे सुधार उसमें अमेंडमेंट्स उसमें किए गए। उनमें से कुछ जो मेजर अमेंडमेंट्स जो कि अटेम्प्ट किए गए वो थे टू रिड्यूस द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लेट डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, एंड कुछ टर्म्स प्रियम्बल में ऐड किए गए जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इस तरह के कुछ टर्म्स को ऐड किया गया प्रियम्बल में। क्या थे 42nd अमेंडमेंट्स के प्रोविजंस? एक एक करके हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लंबा है, बट वी विल स्टिल ट्राई टू कटल इट डाउन टू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली। प्रियम्बल में, जैसा हमने आपको पहले बताया, प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया, जैसे सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट। कुछ वर्ड्स को बदला गया, जैसे सोवरनियर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से सोवरनियर सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में भारत को सामने प्रस्तुत किया गया। यूनिटी ऑफ नेशन की जगह यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन से को सब्स्टिट्यूट किया गया। इस तरीके से प्रियम्बल में कुछ चेंजेस किए गए। 7th शेड्यूल में कुछ 5 ऐसे विभाग या 5 ऐसे सब्जेक्ट्स जिन्हें स्टेट की कॉन्करेंट लिस्ट में भेजा गया, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 ऐसी चीज़ें सब्जेक्ट्स है जिन्हें कि सेंट्रल लिस्ट से निकाल करके स्टेट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया 7th शेड्यूल के अंतर्गत। आर्टिकल 51A 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया अंडर आर्टिकल 51A। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि एक भारत के सिटीजन को फॉलो करनी चाहिए, वो ऐड की गई ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट इन 1976। अंडरस्टैंड, 1976 में एक कमेटी बनती है, वो 10 रिकमेंडेशन देती है, और वो 10 के 10 रिकमेंडेशन को फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे संविधान में अंडर आर्टिकल 51A एट द टाइम व्हेन द इमरजेंसी इज गोइंग ऑन। आर्टिकल 323A, Article 323B, Part 14A added entitled as Tribunals dealing with administrative matters and Tribunals of other matter, यानी न्यायाधिकरण के मामले को इन आर्टिकल्स के साथ जोड़ा गया। प्रशासनिक मामलों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण और अन्य मामलों का न्यायाधिकरण के रूप में जोड़ा गया अंडर द अबव आर्टिकल्स। पार्लियामेंट के लिए भी कुछ बदलाव सजेस्ट किए गए, कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए, और जो कि लागू किए गए अंडर 42 अमेंडमेंट एक्ट। मेड प्रेसिडेंट बाउंड टू एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, यानी पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फ्री हैंड था कि वो चाहे तो कैबिनेट के एडवाइस को माने, और अगर ना चाहे तो दे कैन रिजेक्ट द एडवाइस। लेकिन आफ्टर 42nd अमेंडमेंट इट वाज क्लियरली रिफ्लेक्टेड, बाउंडेड, कि प्रेसिडेंट को कैबिनेट के एडवाइस को मानना होगा। अलाउड सेंटर टू डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेस इन स्टेट टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अंडर आर्टिकल 257A। 257A के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो कि स्टेट सब्जेक्ट होता है, उसके बावजूद भी अंडर आर्टिकल 257A सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी गई कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस को डिप्लॉय कर सके अलग अलग स्टेट्स में। ऑल्सो gave special discretionary power to the Speaker of Lok Sabha and the Prime Minister under Article 329A। प्राइम मिनिस्टर को और लोक सभा को कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड किए गए अंडर आर्टिकल 329A। Directive principles were given precedence over the fundamental rights, and any law made to this effect by the Parliament was kept beyond the scope of judicial review by the court। Understand, इंडिया की डेमोक्रेसी 4 पिलर्स पे डील करती है, जिसमें लेजिस्लेचर एक पिलर है, पार्लियामेंट एक पिलर है, और साथ ही साथ जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी एक पिलर है, जिसको बैलेंस करता है पार्लियामेंट के पावर्स को। और यहाँ पर
एक ऐसा एक्ट लाया गया जिससे कि फंडामेंटल राइट्स के एक डेरिवेटिव प्रिंसिपल लाया गया और पार्लियामेंट को बनाए गए लॉज को कि कुछ लॉज को बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू बाय द कोर्ट का अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई अंडर आर्टिकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जिसे हम कहते हैं कि कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट बनाता है उस लॉ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल सिस्टम के पास एक अधिकार होता है, एक पावर होती है कि वो उसे जुडिशियली रिव्यू कर सके और उसकी संवैधानिक वैधता को जांच सके। लेकिन 42nd अमेंडमेंट में एक ऐसा रूल लाया गया कि अगर पार्लियामेंट कोई रूल बनाती है तो वो जुडिशियल रिव्यू बाय द कोर्ट से परे है, यानी कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। पार्लियामेंट ने एक बार जो चीज़ डिसाइड कर दी वो फाइनल है। इस तरह का भी अमेंडमेंट किया गया। पावर ऑफ हाई कोर्ट्स को कर्टेल कर दिया गया, जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के जो पावर्स थे उसे कम कर दिया गया और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पावर था वो था जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ हाई कोर्ट, उसे कर्टेल कर दिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट आर्टिकल 39 के तहत टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, ये एक नया अमेंडमेंट किया गया। आर्टिकल 39A टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। Article 43A to take steps to secure the participation of workers in the management of industries, and Article 48A to protect and improve the environment and to safeguard forests and wildlife under Article 48A। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अमेंडमेंट्स किए गए फॉर स्टेट्स। पोस्ट इमरजेंसी, तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, 1962, 1971 एंड 1975। रीज़न कि 1975 में इमरजेंसी क्यों लगाई गई, इंदिरा गांधी जो कि उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने क्यों एडवाइस किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इमरजेंसी लगाने के लिए, और उससे पहले इमरजेंसी से पहले की टाइम लाइन्स क्या बताती हैं, इंदिरा गांधी मैडम जो रीज़न बता रही हैं और जो टाइम लाइन्स हैं वो क्या बताती हैं, ये अभी तक हमने देखा। और फिर हमने देखा कि जब इमरजेंसी चल रही थी तो देश में एक बदलाव लाने की कोशिश की गई 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब हम देखते हैं कि पोस्ट इमरजेंसी के कुछ टाइमलाइंस जो कि आपको बताएंगे कि क्या इमरजेंसी सही थी, क्या वो टाइमलाइंस जिनकी हमने चर्चा की वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्या 42nd अमेंडमेंट रियली रिक्वायर्ड था। इस बारे से हमें पता चलेगा कि क्या इमरजेंसी जो लगाई गई वो सही तरीके से लगाई गई या नहीं। तो पोस्ट इमरजेंसी टाइमलाइंस ऑफ की इवेंट। 21 मार्च 1977 इमरजेंसी वॉज विथड्रॉन। 21 मार्च को 77 को इमरजेंसी को विड्रॉ किया गया था, लगभग 21 महीने बाद। बट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उससे पहले जनरल इलेक्शन कराए गए थे और वो जनरल इलेक्शन इमरजेंसी के पीरियड के अंदर ही हुए थे, विच वाज 16 to 20 मार्च 1977। फर्स्ट टाइम कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी ने सरकार बनाई थी और 1977 में जब इमरजेंसी लिफ्ट की गई थी तो अपोजिशन एक साथ मिलकर के लड़ा था कांग्रेस आई के खिलाफ, एंड दे वोन द इलेक्शन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जनता पार्टी, एंड मिस्टर देसाई वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर एंड बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी इमरजेंसी के बाद देश की जो जनता थी उन्होंने सरकार बदलने का फैसला लिया था। और जब सरकार बदली गई तो क्या हुआ? सरकार बदलते ही जो नई सरकार आई उसने 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, कॉन्स्टिट्यूशन का 44th अमेंडमेंट किया, जो कि किया गया 42nd अमेंडमेंट्स के कुछ प्रोविजंस को नलीफाई करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल एल्ट डिलीट करने के लिए, या उसमें कुछ बदलाव या कुछ सुधार करने के लिए। नलीफाइंग 42nd अमेंडमेंट थ्रू 44th अमेंडमेंट। इट वॉज रिजर्व्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था उसने सरकार को एक पावर दी थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके अपने विश के हिसाब से। हाउएवर 44th अमेंडमेंट जो आया उसने 42nd अमेंडमेंट के इस अमेंडमेंट को, इस प्रोविज़न को रिवर्स कर दिया बाई इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 368, उसमें बदलाव करके कि कोई भी सरकार अपनी मर्जी से किसी भी तरह के बदलाव को नहीं कर सकती, और उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाया गया जिसे हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में, कैन गवर्नमेंट चेंज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने देखा था कि 3 तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट
रेटिफिकेशन, इस तरह का प्रावधान आर्टिकल 368 में लाया गया और 42nd अमेंडमेंट को रिवर्स किया गया। द ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी को भी बदला गया और उसे कहा गया कि अब नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ही लगाई जा सकती। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब पॉलिटिकल अनरेस्ट या और कोई नहीं हो सकता, सिर्फ आर्म्ड रिवोल्ट हो सकता है। अगर जिस तरीके से आपने देखा होगा तख्ता पलट के लिए जो डिफरेंट देश हैं उनमें जो मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं वो कोशिश करते हैं, अगर इस तरह का कोई अटेम्प्ट किया जाए तभी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अदरवाइज ओनली एक्सटर्नल एग्रेशन के खिलाफ ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है आफ्टर 42nd अमेंडमेंट। यानी जो बेसिस इंदिरा गांधी जी ने लिया था उसी बेस को ख़त्म कर दिया गया बाई इंट्रोड्यूसिंग 44th अमेंडमेंट। 226 was amended to restore to the High Court their powers to issue writs or any other purpose besides enforcement of fundamental rights। यानी फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के अलावा भी उन्हें जुडिशियल रिव्यू के पावर्स दिए गए कि वो इन पावर्स का इस्तेमाल कर सकें अंडर आर्टिकल 226 जो कि पहले 42nd अमेंडमेंट में उनसे छीन लिए गए थे। 44th Amendment Act modified the constitutional emergency provision and prevented them from being misused in future. It restored Supreme Court and High Court jurisdiction and powers which they enjoyed before 42nd Amendment। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो पावर्स थे पहले 42nd अमेंडमेंट के पहले, उसे दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के जो प्रोविजंस थे उसका मिसयूज़ को रोकने के लिए 44 अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया। So let's recap so far what we have learned. In 1975, Indira Gandhi advised President to impose emergency on the ground of internal disturbance. Imposing emergency was well within the constitutional framework. इंदिरा गांधी जी ने जो एडवाइस दी थी वो हमारे देश के उस वक्त के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही एडवाइस दी गई थी। ड्यूरिंग इमरजेंसी कुछ अटेम्प्ट्स किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में अमेंडमेंट्स करने के, जिससे कि कोर्ट्स के पावर को कम किया जा सके, कैबिनेट के पावर को, लोकसभा स्पीकर के पावर को और प्राइम मिनिस्टर के पावर्स को इंक्रीज़ किया जा सके और कोर्ट्स के पावर से बियॉन्ड लाया जा सके। इस तरह की कोशिश की गई ड्यूरिंग 1975 टू 1977 विथ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो वॉज इमरजेंसी लीगल? क्या 1975 का आपातकाल संवैधानिक था? यस। एज पर आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, national emergency of 1975 was imposed on internal disturbance, political stability and economic state of the nation जो था उसको ध्यान में रखते हुए जो इमरजेंसी लगाई गई थी बेस्ड ऑन आर्टिकल 352, इट वाज कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें किसी भी तरह का कोई भी शक किसी को भी नहीं होना चाहिए। हाउएवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि ये जो संवैधानिक हम बात कर रहे हैं कि संवैधानिकली तो वो बिल्कुल ही लीगल था, लेकिन उसके बावजूद भी 25 जून को हमारे देश की सरकार ने मर्डर डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से डिक्लेयर किया है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों किया सरकार ने इसे डिक्लेयर? ऑल्दो द ग्राउंड ऑफ इमरजेंसी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन जिस तरीके से जो इवेंट्स उस दौरान हुए और जो इंटेंट दिखाया गया सरकार के द्वारा वो थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, जिसको आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में जो घोषित किया गया है वो डिसीजन सही है या गलत। हम तो आपको सिर्फ फैक्ट्स बता सकते हैं। तो ऐसे कौन से इंटेंट्स थे जो कि संदिग्ध थे? जैसे imposing emergency just a day after Supreme Court passed the judgment at MP privileges will not be given to Mrs. Gandhi। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि अब इंदिरा गांधी को एमपी प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे, उन्हें पार्लियामेंट में वोट करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तुरंत ही इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हो जाना चंद घंटों बाद, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इंटेंट जो कि हमें सो अभी तक हमने देखा कि 1975 का इमरजेंसी लीगल है। नो डाउट इट इज़ लीगल बिकॉज हमारा संविधान ये अलाउ करता है, लेकिन इसके थ्योरेटिकली तो लीगल है बट प्रैक्टिकली जो इंटेंट होना चाहिए था सरकार का, जिस वजह से ये लगाया गया, अगर हम उसके टाइमलाइंस पर ध्यान दें तो हमें कुछ और ही समझ में आता है। और हमें समझ में आता है कि जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उस जजमेंट के तुरंत बाद की गई थी, ताकि इंदिरा गांधी के ऊपर कोई एक्शन ना लिया जा सके।
curtailing the power of Supreme Court and High Court, और ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कंट्रोल करना ही सरकार की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंशा दिखाई देती थी, जो कि अमेंडमेंट 42 में जाहिर होती है। पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज वर अरेस्टेड एंड जेल्ड। जितने भी टॉप लीडर्स थे उस समय के, वो सारे के सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, और उसके बाद अटेम्प्ट किया गया बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का जो कि पहले प्रस्तुत नहीं थे। और ऐसे अटेम्प्ट्स को ही देख करके ऐसा लगता है कि जो मेन रीज़न था शायद वो कुछ और था, शायद इंटेंट ही की इशू देश में नेशनल इमरजेंसी को लाने का। सिटीजन्स ने हार्डशिप फेस की। उस पीरियड में 21 महीने भारत के लिए बहुत ही मुश्किल से बीते, और जब ये 21 महीने पूरे हुए तब जो नई सरकार आई, उस नई सरकार में कांग्रेस की विदाई हो गई। कांग्रेस के बाद पहली बार देश में आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, लेड बाई द जनता पार्टी, एंड मिस्टर देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उन्होंने आते ही 44th अमेंडमेंट लेकर के आए 1978 में, जिससे कि उन्होंने बहुत सारे जो प्रोविजंस थे अंडर अमेंडमेंट 42, उन प्रोविजंस को नलीफाई किया और कोशिश की कि नॉर्मलसी में देश को वापस लाया जा सके। तो अब जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया, नाउ इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड वेदर द इमरजेंसी इन इंडिया which was imposed on 25th June 1975 संविधान के ऊपर अटैक था, संविधान की हत्या था या नहीं। इंटेंशन, जो इंटेंट है, जो हमें कहते हैं ना कि जो लिखा है उससे बियॉन्ड जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जो इंस्टेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए फैसला आप कीजिए कि क्या संविधान हत्या दिवस 25 जून 1975 का फैसला सही है या गलत। परंतु एक चीज़ तो तय है कि जो 1975 में इमरजेंसी लाई गई थी वो संवैधानिक रूप से वैध थी। उसके अंदर लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें हुई, देश के अंदर बहुत से बदलाव लाने की कोशिश की गई, और जो बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की कोशिश की गई वो भारत के संविधान के जो 4 पिलर्स हैं उनके अंदर अनबैलेंस सिचुएशन को क्रिएट कर रही थी, और लेजिस्लेचर को ज़्यादा पावर्स प्रोवाइड कर रही थी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल्स को पावर कम प्रोवाइड कर रही थी, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो डिसीजन सरकार ने लिया था 25 जून 1975 में, उस डिसीजन के पीछे की असली वजह कुछ और थी और कहने की वजह कुछ और। धन्यवाद। ये हमारा मानना है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया, ये हमने पुराने फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, पुराने टाइमलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाया है। कोशिश की है कि हम आप लोगों तक एक निष्पक्ष रूप से टाइमलाइंस को ध्यान में रखते हुए बता पाएँ कि जो नेशनल इमरजेंसी 1975 से 1977 तक लगाई गई थी उसकी वैधता क्या है और क्या वो डिसीजन सही था या गलत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं और साथ ही साथ आर्टिकल 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी के प्रोविजन से डील करता है, उसके बारे में जानकारी लेकर के हम बहुत ही जल्द लेकर के आपके पास उपस्थित होंगे। स्टूडेंट्स को बेसिकली ध्यान में रखते हुए हम MCQs लेकर के बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे ऑन इमरजेंसी 1975 टू 1977 एंड द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs को लेकर के बहुत जल्दी आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अस इफ़ यू थिंक वी हैव डन अ न्यूट्रल जॉब of providing the information back to the audience and also to the students, which are very, very crucial for their examination point of view. Please like, share and subscribe us, and keep watching, keep waiting for us, keep encouraging us so that we can provide you the next video soon. Thank you very much.